नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान, सिद्ध, ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। स्वस्ति। आप लोग की पढ़ाई घर में अच्छे से चल रही होगी। ऑनलाइन में क्लास भी चल रहे हैं, सब समझ में आ रहा होगा। और जो नहीं आता है फ़ोन करके पूछते भी हो और कोचिंग क्लास में पूछते हो, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बीच में भी पूछ सकते हो फ़ोन करके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे व्याकरण में कारक, ठीक है। कारक जो कि हम 2 पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे संप्रदान कारक में को का प्रयोग। संप्रदान पहले हम पढ़े थे कर्ता कारक में को का प्रयोग, फिर पढ़े कर्म कारक में को का प्रयोग, और आज पढ़ेंगे संप्रदान कारक में को का प्रयोग। संप्रदान कारक में को का प्रयोग, ठीक है। कर्ता कारक में को का प्रयोग कर्ता कारक में को किस तरह पहचानोगे कि कर्ता कारक में को है। कर्ता के साथ में अगर को का प्रयोग हुआ है शारीरिक भाव मानसिक भाव के साथ, तो वो कर्ता कारक होगा। जैसे बच्चे को बुखार है, सीता को प्यास लगी, ठीक है, राम को गुस्सा आया, राम को क्रोध आया, इस तरह से अगर है और कर्ता के साथ को है, शारीरिक भाव मानसिक भाव है, तो कर्ता कारक के साथ को का प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक होगा। फिर देखते हैं कर्म कारक में को का प्रयोग। कर्म कारक में को का जो प्रयोग होता है, प्राणीवाचक कर्म के साथ को अवश्य आता है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के साथ में को नहीं आता है। अगर आता भी है तो उसके साथ में इस या उस शब्द के साथ में ही वाक्य में अप्राणीवाचक के साथ में को का प्रयोग हुआ होता है, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम संप्रदान कारक में को का प्रयोग। संप्रदान कारक में को का प्रयोग बहुत आसान है। अगर तुम अच्छे से ध्यान से सुन लोगे तो संप्रदान कारक में को का प्रयोग बहुत ही आसान है। जिसे कुछ दिया जाता है, मतलब वाक्य पढ़ने से ऐसा लगे कि इसमें कुछ दिया जा रहा है और उसके साथ को का प्रयोग हुआ है, तो वो संप्रदान कारक होगा। जैसे मान लो संप्रदान कारक में को का प्रयोग 3 प्रकार से आता है। पहला नियम है कि जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, ठीक है, उसके साथ को लगता है। जिसे कुछ दिया जाता है और उसके साथ को लगता है, तब क्या होगा, उसके साथ अगर को का प्रयोग होता है तो संप्रदान कारक। जैसे देखो, मैंने, उदाहरण देखो, मैंने गरीबों को भोजन बांटा। ठीक, भोजन बांटा अर्थात भोजन दिया, यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, गरीबों को दिया गया है, इसलिए को का प्रयोग है, तो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसी तरह से तुम गरीब को, तुम यहाँ तो गरीब हो गए, यहाँ पीड़ित लिख देते हैं, ठीक है। पीड़ित ऐसे लिख देते, तुमने आश्रम के बच्चों को वस्त्र दिया या कपड़े दिया, ठीक है।
तुमने आश्रम के बच्चों को वस्त्र दिया। यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है, ठीक है, दिया देने के अर्थ में, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। फिर और एक उदाहरण देखो, मैंने भिखारी को कंबल दिया। को कंबल दिया, ठीक, यहाँ भी दिया का प्रयोग हुआ, एक को आया है, इसलिए कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो पहला क्या नियम है, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, मतलब वाक्य पढ़ने से ऐसा लगे कि किसी को कुछ दिया जा रहा है और उसमें को का प्रयोग है, तो संप्रदान कारक होगा। दूसरा नियम है के लिए के अर्थ में। संप्रदान कारक का दूसरा नियम जहाँ पे को का प्रयोग होता है, के लिए के अर्थ में। देखो के लिए के अर्थ में कैसे होगा, देखो के लिए के अर्थ में, ठीक है, के लिए के अर्थ में कैसे होगा, देखो ये पहला उदाहरण दे रहे हैं, मेरे पास पढ़ने को किताब नहीं है। मेरे पास पढ़ने को किताब नहीं है। तो देखो यहाँ पर तुम के लिए का प्रयोग करो, वाक्य सही होगा, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। तो यहाँ पे अगर के लिए का प्रयोग करने से वाक्य सही बनता है, तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक ही होगा। मेरे पास पढ़ने को किताब नहीं है, अर्थात पढ़ने के लिए किताब नहीं है। दूसरा उदाहरण देखो, मैं आज खाने को कहाँ जाऊं। मैं आज खाने को कहाँ जाऊं, यहाँ पे देखो के लिए का प्रयोग करके, मैं आज खाने के लिए कहाँ जाऊं, ठीक है, मैं आज खाने के लिए कहाँ जाऊं। तो यहाँ पर भी देखो को का प्रयोग, को की जगह पर अगर आप के लिए का प्रयोग कर रहे हो तो वाक्य सही हो रहा है, तो ये क्या होगा, संप्रदान कारक ही होगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा उदाहरण, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। कपड़े नहीं है। मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर इस को की जगह पर अगर आप के लिए का प्रयोग करते हो तो ठीक होगा, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो समझ में आया, ये के लिए का प्रयोग को की जगह पर अगर के लिए का प्रयोग करने से वाक्य सही बनता है, तो ये भी संप्रदान कारक होगा। अब तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम देखो क्या होगा, तीसरा नियम है, ये अक्सर इसमें से परीक्षा में आता है, नमस्कार, सलामी, धन्यवाद, धन्यवाद, शुभकामना, शुभकामना, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, आशीर्वाद और बधाई, बधाई और श्रद्धांजलि,
श्रद्धांजलि, आदर, आदर, ठीक है, आदि शब्दों के साथ, ठीक है, आदि शब्दों के साथ अगर को का प्रयोग होता है, देखो नमस्कार, सलामी, धन्यवाद, शुभकामना, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, बधाई, श्रद्धांजलि, ये सब शब्दों के साथ अगर को का प्रयोग होता है तो ये कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे देखो, बड़ों को नमस्ते कहिएगा, एक उदाहरण देखो, हम लोग पत्र में लिखते हैं ना, बड़ों को नमस्ते कहिएगा, या फोन करते हैं तो बोल देते हैं ना, बड़ों को नमस्ते कह देना, या तुम्हारी मम्मी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, तो संप्रदान कारक, बड़ों को नमस्ते कहना, बड़ों को नमस्ते कहना। दूसरा उदाहरण, शहीदों को सलामी दी गई, शहीदों को सलामी दी गई। बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। ठीक है, देखो नमस्ते, सलामी और प्यार, इसके इस वाक्य में आया है नमस्ते, सलामी और प्यार, और इसके साथ में को का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ये देखो, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं रहेंगे और उसके साथ में को होगा वाक्य में, तो संप्रदान कारक ही होगा। तो संप्रदान कारक बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। क्या संप्रदान कारक में को का प्रयोग? जिसे कुछ दिया जाता है, देने के अर्थ में को का प्रयोग है तो संप्रदान कारक। दूसरा, केले के अर्थ में अगर को का प्रयोग है तो संप्रदान कारक। नमस्कार, सलामी, धन्यवाद, शुभकामना, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, बधाई, श्रद्धांजलि, इन सब शब्दों के साथ में अगर को का प्रयोग हुआ है वाक्य में तो संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अधिकरण कारक में को का प्रयोग। अभी हम सिर्फ को का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें संप्रदान कारक का और एक चिन्ह है के लिए, उसको नहीं बताए हैं, उसको बताएंगे। अभी को का प्रयोग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिकरण कारक में को का प्रयोग। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है मालूम है सभी को? अधिकरण कारक में को का प्रयोग। अधिकरण कारक में अधिकरण कारक का चिन्ह जो है वो असल में है क्या, हम जो आसानी से समझते हैं वो समझते हैं क्या, में और पर। में मतलब अंदर की स्थिति, पर मतलब ऊपर की स्थिति, ये दो चिन्हों को ही हम जानते हैं। लेकिन अधिकरण कारक में भी को का प्रयोग होता है। किस किस जगह पर होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अधिकरण कारक में को का प्रयोग कालवाचक शब्दों के साथ आता है। पहला नियम है, किसके साथ आता है? कालवाचक शब्दों के साथ। कालवाचक शब्दों के साथ में को का प्रयोग आता है। कैसे देखो, मैं दोपहर को, मैं दोपहर को पढ़ूंगा, मैं दोपहर को पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये दोपहर जो है वो किसको सुझा रहा है? काल को बता रहा है, इसलिए क्या होगा ये? अधिकरण कारक। ठीक है, दूसरा नियम है, तुम सोमवार को, तुम सोमवार को मेरे घर आना। तुम सोमवार को मेरे घर आना, तो ये सोमवार को क्या हुआ? ये भी काल को बताया, काल को बताया है ना, सोमवार को, इसलिए भी ये क्या होगा? अधिकरण कारक। उसके बाद और एक उदाहरण देखो, और एक उदाहरण है 22 तारीख को,
22 तारीख को गणेश उत्सव मनाया जाएगा। बाईस तारीख को गणेश उत्सव मनाया जाएगा। 22 तारीख भी क्या हुआ, काल को बता रहा है, इसलिए कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो पहला नियम समझ में आ गया। अधिकरण कारक में को का प्रयोग किसके साथ होता है, कालवाचक शब्दों के साथ होता है। फिर दूसरा देखो, दूसरा नियम है दिशा सूचक शब्दों के साथ। दूसरा नियम क्या है, दिशा सूचक शब्दों के साथ। दिशा सूचक शब्दों के साथ को का प्रयोग कैसे होता है, देखो पहला उदाहरण दे रहे हैं, तुम आगे चलकर फिर दाएं को मुड़ जाना। फिर दाएं को मुड़ जाना। ये जो दाएं हुआ, ये क्या हुआ, दिशा को बताया। किसको बता रहा है, ये दाएं दिशा को बताया। दूसरा उदाहरण देखो, जरा ऊपर देखो, जरा ऊपर देखो, वहीं बंदर बैठा है। जरा ऊपर देखो, वहीं बंदर बैठा है। तो ऊपर देखो जो है वो क्या हुआ, ऊपर जो है वो भी दिशा को बताया, इसलिए ये क्या हुआ, दिशा सूचक। इसलिए कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। तीसरा देखो, यहाँ पे को नहीं लगाए हैं, लोग लगाने से भी होगा, नहीं लगाने से भी ये दिशा सूचक में ही जाएगा। जरा ऊपर को देखो, वहीं बंदर बैठा है, ठीक है। उसके बाद देखो, देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है। पश्चिम को जा रहा है। देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है, ठीक है। ये भी दिशा को बता रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक। तो मुझे लग रहा है कि आसान होगा समझना, है ना। काल सूचक शब्दों और दिशा सूचक शब्दों के साथ अगर को का प्रयोग होता है तो क्या होगा, ये संप्रदान कारक होगा, सॉरी अधिकरण कारक होगा। अब आते हैं संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग। को का प्रयोग हम पढ़ लिए। अब संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग, ठीक है। संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग होता है प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में। के लिए का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ एक ही कारण से होता है, क्या क्या, प्रयोजन या फिर उद्देश्य। संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग, हम लोग को का प्रयोग पढ़ लिए। संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग कैसे होता है देखेंगे, प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में। प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में। प्रयोजन देखो, राम पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा, ठीक है। राम पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा। राम पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा। या फिर मैं अपने लिए
मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगा। कपड़े खरीदूंगा। ठीक है, मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगा। देखो यहाँ पर भी के लिए आया, ठीक, और यहाँ भी के लिए आया। ठीक है, तो के लिए का प्रयोग जो होता है सिर्फ संप्रदान कारक में होता है, इसके अलावा और किसी भी कारक में के लिए का प्रयोग नहीं होता है। तो आप आसानी से समझ जाओगे के लिए आया है मतलब संप्रदान कारक। ठीक है, तीसरा देखो, पिताजी बहू के लिए अंगूठी लाए। ठीक है, पिताजी बहू के लिए अंगूठी लाए, यहाँ पे के लिए आया तो ये क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो संप्रदान कारक समझ गए होंगे सभी, बहुत आसान था, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम क्या क्या पढ़े। ठीक है, क्या क्या पढ़े। संप्रदान कारक में को का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसी को कुछ दिया जाता है, ठीक है, और के लिए के अर्थ में। फिर तीसरा था नमस्ते, सलामी, धन्यवाद, है ना, प्यार, आशीर्वाद, ये सब सूचक शब्दों में अगर ये सब शब्द वाक्य में है तो भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसके बाद हम पढ़े कि अधिकरण कारक में को का प्रयोग कहाँ होता है। अधिकरण कारक में को का प्रयोग काल सूचक शब्दों के साथ और दिशा सूचक शब्दों के साथ को का प्रयोग होता है। फिर पढ़े हम संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग। संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग जो होता है वो प्रयोजन या उद्देश्य के अर्थ में होता है। हमने बता दिया तुमको प्रयोजन और उद्देश्य। राम पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगा, मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगा, पिताजी बहू के लिए अंगूठी लाए। ठीक है, इस तरह से के लिए का प्रयोग हुआ है। तो आप आसानी से के लिए संप्रदान कारक में के लिए को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि के लिए जो शब्द है वो सिर्फ संप्रदान कारक में ही होता है। इसलिए संप्रदान कारक में अगर संप्रदान कारक होगा तो आसान हो जाएगा तुम्हें समझना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।